दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस का कहर पूरे विश्व में, हमारे भारत में बहुत बुरी तरीके से फैल चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, सतर्क हैं, सुखी हैं। लेकिन पिछले करीबन 2 महीनों से जो ये लॉकडाउन का सिलसिला चला आ रहा है, हमारे ऐसे लोग, गरीब वर्ग, मजदूर, जिनका जीवन रोज कमाना, रोज खाना है, ऐसे लोग भी हैं जिनका जीवन सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में ही बीत जाता है। इन सब लोगों ने सिर्फ कोरोना वायरस का ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी परेशानियों और तकलीफों का दर्दनाक सामना किया है। मैं आपका सिराज खान, उप अध्यक्ष महाराष्ट्र TW आम आदमी पार्टी, इसी विषय में आपसे वार्तालाप करूंगा, आपसे बात करूंगा और अपना मत रखूंगा। दोस्तों, मैं महाराष्ट्र को लेकर के, मुंबई को लेकर के बहुत दुखी हूं, बहुत पीड़ित हूं, क्योंकि आखिर महाराष्ट्र ही ऐसा है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 का कहर सबसे ज़्यादा है। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कोविड-19 हमारे महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। सबसे ज़्यादा पीड़ित हमारा है। आखिर क्यों? दोस्तों, ये एक पेंडेमिक है। ऐसे समय में किसी पॉलिटिकल पार्टी को निंदा करना या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करना ये उचित समय नहीं है, लेकिन बल्कि उनका साथ देना है, उनके आदेश का पालन करना है, उनके गाइडलाइंस को 100% पालन करना है। लेकिन ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदार, असंतोषजनक प्रशासन जब हमारे महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालता हुआ दिख रहा है, तो सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगना, हिसाब मांगना, ये एक जिम्मेदारी है और महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे 55 सीट के सीएम, जिन्होंने 2019 के इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद जनता को धोखा दिया, उनके मैंडेट को क्रॉस किया और जाकर के एनसीपी और कांग्रेस की गोद में बैठ गए। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें सीएम बनना था, उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए था। 55 सीट ला करके उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। शिवसेना बन गई पवार सेना। लेकिन ये कोरोना वायरस की महामारी ने उनके प्रशासन की कार्य प्रणाली को पूरी की पूरी तरीके से उनकी पोल खोल दी। दोस्तों, 30 जनवरी 2020 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसे कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया कि ये महामारी सारी दुनिया में फैल चुकी है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन 30 जनवरी। और 30 जनवरी को ही हमारे भारत के केरला नामक स्टेट में पहला कोविड-19 का केस पाया गया। क्या इसकी खबर केंद्र सरकार को नहीं थी?
क्या ऐसी खबर हमारे राज्य को नहीं थी? इनको अपना मुंह छुपाने के लिए अपनी नाकामयाबियों का इल्जाम केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो आप मुख्यमंत्री बने क्यों? क्या चीज है जो इस सरकार को सही समय पे सही काम करने से रोक रही है? महाराष्ट्र जैसा लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट, जिसके पास भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, वो आज क्यों फेल हो रहा है? हमेशा आमची मुंबई कहने वाले ये शिवसेना वाले एक धरावी जैसा स्लम नहीं संभाल सके। ऐसी महामारी में प्लानिंग या एग्जीक्यूशन करने के लिए सिम्टम्स का इंतजार करना, ये कौन बेवकूफ करता है? कौन बेवकूफ करता है? मजदूर बेचारे, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर जो महाराष्ट्र के विभिन्न दूसरे स्टेट से हमारे महाराष्ट्र में आते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जो लोग यहां आकर के एक विशाल शहर मेट्रोपॉलिटन मुंबई, पूना जैसे शहरों में काम करते हैं, इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। ये बेचारे 10 बाय 10 के एक रूम में 10 से 12-15 लोग रहते हैं। कोई नाइट शिफ्ट में काम करता था, कोई डे शिफ्ट में काम करता था। इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इन मजदूर प्रवासियों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। इनके खाने पीने का लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, बस कोई इंतजाम नहीं था इनके लिए। और हमारे मजदूर जो महाराष्ट्र में ही रहते हैं, यहां पे भी करीबन 50 करोड़ की आबादी, खुद की हमारी मजदूर की आबादी है 50 लाख की। वो बेचारे भी अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हो गए। कोई जिम्मेदारी सरकार ने नहीं ली, इनका कोई भी नहीं काम किया इनके लिए। बस केंद्र सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, कर्फ्यू लग गया, 8 घंटे के बाद सीधा डिक्लेयर कर दिया कि कल से लॉकडाउन रहेगा 21 दिन के लिए। अरे ये करने से पहले आप लोगों को प्लानिंग करना चाहिए था कि हर स्टेट में माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़े लोग, जो एक वर्कर क्लास है, जो एक मजदूर क्लास है, एक गरीब क्लास है, ये सबसे ज्यादा है। 100 करोड़ की आबादी हमारे हिंदुस्तान के अंदर है जो रोज कमाती खाती है। ये आपके एमएलए, आपके एमपी, आपके कॉर्पोरेटर्स, आपके मिनिस्टर्स, आपके फिल्म स्टार्स, आपके स्पोर्ट्स स्टार्स, इन लोगों को कुछ नहीं तकलीफ होगी। आपके अमीरों, अंबानी, कोटक, महिंद्रास, अदानीज, इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। और हमारे रिच अमीर लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। अगर ये लॉकडाउन से तकलीफ होगा तो हमारे 100 करोड़ की आबादी को होगा। इसका कोई विचार नहीं किया गया, बस लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया। आखिरकार ये मजदूर परेशान होकर के पहले फेज के बाद पहुंच गए अपने घर जाने के लिए। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कोई क्लैरिटी नहीं थी। सब लोगों ने टिकट बुक कर दिया और चले गए ट्रेन में, बांद्रा पहुंच गए। वहां पे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। आज ऐसी महामारी में लाठीचार्ज हो रहा है उनके पीछे। मीडिया दिखा रहा है मस्जिद को, कह रहा है मस्जिद के सामने, अरे ऐसे मीडिया को बैन कर दिया जाए। आपने क्या डिसीजन लिया? आपने कोई डिसीजन नहीं लिया। कम्युनलाइज किया जा रहा है। दिल्ली में मरकज को लेकर के बात चालू हो गई। आखिर क्या है ये? कोई प्रशासन कहीं में भी नहीं है। ऐसे समय में भी आप लोगों ने छोड़ा नहीं।
इसे जातिवाद बना दिया। पालघर में 3 लोगों को मार दिया गया, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। इसको भी मीडिया ने उछाला, इसको भी मीडिया ने कहा कि हिंदू मुसलमान है, साधु को मारा गया, इनको मारा गया, फला, इसको भी धर्म का रूप दे रहे थे हिंदू मुसलमान। ऐसे लोगों को, ऐसी मीडिया को बैन कर देना चाहिए। जो सांप्रदायिक दंगे फैलाने में सबसे पहला हाथ इस मीडिया का है, इस मीडिया को बैन करना चाहिए। बिना किसी प्रूफ के इस तरह का चैनल, इस तरह का न्यूज नहीं चलाया जा सकता। जब तक कि सर्टिफिकेशन ना मिल जाए ये न्यूज नहीं चला सकते, जिससे सांप्रदायिक फैले, दंगे फसाद फैले। ऐसी महामारी के बीच में भी आप अपने कुर्सी में बैठे रहे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, खाली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। नहीं, ट्रांसफर करना सोल्यूशन नहीं था। आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके हफ्ते भर में इसका ब्लैक एंड व्हाइट निकालना चाहिए था। आपको ही मालूम है, मुझे ही मालूम है कि आखिर ये किसने करवाया था। क्या किया आपने? कोई एक्शन नहीं लिया। भीड़ जमा हो गई, लोगों को मारा गया। अरे उनको सबके घर पहुंचा दिए होते तो मई जून में वो अपने आप जून जुलाई तक के अपने मुंबई अपने अपने कामों पे आ जाते। आज प्रशासन ने, केंद्र सरकार ने कहीं भी किसी स्टेट के लिए सही डिसीजन नहीं लिया। सब लोग तकलीफ उठा उठा के सोच रहे हैं हम मर जाएंगे, जाके अपने घर मरें। ये समय था इनके 70 सालों की मेहनत का। इनकी मेहनत करके ये जो हमारे 100 करोड़ की आबादी ने जो हमारे लिए टैक्स को जनरेट किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इन्होंने जनरेट करके दिया है, ये समय था हमारी केंद्र सरकार और हमारी स्टेट सरकारों को इनको वापस लौटाने का, इनकी सेवा करने का। हमने नहीं किया। आज टेस्टिंग के नाम पे आपको लॉकडाउन मिला। किस लिए लॉकडाउन मिला? लॉकडाउन आपको इसलिए मिला है कि आप अपनी कोविड-19 के से लड़ने का तैयारी करें, अपनी मेडिकल हेल्थ को, अपने सिस्टम को क्लियर करें। आप अपनी मास्क को डेवलप करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, प्रोक्योर करें, आप पीपीई इक्विपमेंट प्रोक्योर करें, आप अपने वेंटिलेटर्स को इक्विप करें, आप अपने आइसोलेशन बेड्स क्रिएट करें, कोविड-19 का हॉस्पिटल डिक्लेयर करें, एक क्लैरिटी लाएं, एक ट्रांसपेरेंसी लाएं, एक जानकारी दें लोगों को। हर रोज आकर के आपको कम से कम 2 बार दिन में लोगों से वार्तालाप करना चाहिए था। सोशल मीडिया से लेकर के हर मीडिया, आज लोग सबके सब घरों में बैठे थे, सबको गाइडलाइन मिल जाती, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, लोग कंफ्यूज थे, कुछ नहीं किया। तो ये तैयारी करने का मौका मिला था। टेस्टिंग किट की बंदोबस्त करना था और अपने फ्रंट वॉरियर, जिसे फ्रंट वॉरियर के, जिनके लिए थालियां बजाई गई, जिनके लिए दिए जलाए गए, उनके लिए इक्विपमेंट सबके नहीं मिला। हमारे पुलिस कर्मचारी सिर्फ एक सादा सा मास्क लगा करके बेचारों ने इतनी बड़ी ड्यूटी दिया है। मैं सैल्यूट करता हूं अपने पुलिस कर्मचारियों को, अपने नर्सेस को, अपने डॉक्टर्स को, हम अपने सफाई कर्मचारियों को। ये हमारे सही में रियल वॉरियर थे। इन लोगों ने बिना इक्विपमेंट्स के 2 महीने तक के हमारी सेवा की है। मेरा दोनों हाथ से इनको सैल्यूट है। लेकिन सरकारों का क्या? ये केंद्र सरकार का क्या? ये हमारे महाराष्ट्र सरकार का क्या? इन लोगों ने तो, मैंने किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी मेडिकल में पीपी इक्विपमेंट्स या फैसिलिटीज को फैलते हुए नहीं देखा। इसे फ्री देना चाहिए था, टेस्टिंग फ्री होना चाहिए था। टेस्टिंग तक क्या आपने नहीं करवाया? आज पूरे देश में 16 लाख टेस्टिंग हुई है 2 महीने में। 130 करोड़ की आबादी में 16 लाख की टेस्टिंग हुई है। आखिरकार आप लॉकडाउन से इसे लड़ेंगे? नहीं, आपको टेस्टिंग करना, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करना चाहिए था। ये भी आपने काम नहीं किया। आखिरकार इकोनॉमिक लॉकडाउन से आपकी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि जब से कोविड-19 आया है सारी बीमारियां बंद हो गई है? आज हमारी माताएं बहनें जो पेट से थी, अपनी जान को खो बैठी, अपने बच्चे को खो बैठी। जब भी वो हॉस्पिटल गई तो कहने लगे कि जाओ पहले कोविड-19 का टेस्टिंग करा के आओ। हॉस्पिटल में नहीं लिया जा रहा था। और बीमारियां हैं, दमा की बीमारी थी, डायबिटीज है, हार्ट का डिजीज है, डायलिसिस का है, कीमोथेरेपी का काम है। सारे के सारे हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने छूना बंद कर दिया।
क्या आपको लगता है कि सारी बीमारियां बंद हो गई? टाइफाइड बंद हो गया, मलेरिया बंद हो गया, डेंगू बंद हो गया, कोविड-19 के आते ही सारी बीमारियां भाग गई? नहीं, ये प्रशासन की गलती है। इनको कोविड-19 का हॉस्पिटल अलग करना चाहिए था, और जो दीगर बीमारियां हैं जिससे लोग पीड़ित हैं, इनको डराना नहीं चाहिए था, इनको उसका इलाज करना चाहिए था। कई लोग खाली इसी से मर गए। ये किसका षड्यंत्र है, क्या चल रहा है, ये तो समय आने पे ही मालूम पड़ेगा। ये सब काम था हमारे सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का, जो हमारे मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पे खाली डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि केंद्र सरकार ने कोई अच्छा डिसीजन ले लिया है। लॉकडाउन कोई एक डिसीजन नहीं है। इकोनॉमिक लॉकडाउन करना एक बहुत बड़ा डिसीजन था, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें सहूलियत आपको करनी थी। उसके बाद आपको मैदान में आकर ही इस कोरोना वायरस से लड़ना है। आपके साइंस, आपका मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या कर रहा है? आज करीब 2 से 3 महीना होने आ रहा है। हमारी आर&डी क्या काम कर रही है? हमारा साइंस क्या कर रहा है? अभी तक ये नहीं बता सके कि आखिर ये कोरोना वायरस फैलता कैसे है। क्या ये छूने से फैलता है? इसका कोई असिम्प्टोमेटिक है, इसकी कोई सिम्टम्स नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब है ये छुपा है, छुपा रुस्तम बीमारी कहते हैं। तो इसके बारे में अभी तक के किसी के पास कोई वो नहीं है कन्विक्शन से, ना ही WHO कह सकता है, ना ही हमारे लोग कह सकते हैं। तो इस ऐसे शक्ल में हमें इससे डर के नहीं, इससे लड़ के रहना था। तो लॉकडाउन सिर्फ हमें तैयारी करनी थी। लॉकडाउन के बाद हमें मैदान में उतर के एक गाइडलाइंस को फॉलो करके, जिसमें कोरोना वायरस अगर हमारे 75,000 लोगों को पकड़ा है तो उसमें से 95% लोग ठीक हो गए। मोर्टालिटी रेट इसमें सबसे कम है। इसके पहले जितनी महामारियां आई हैं, सन 1970 में जो महामारी स्पेनिश फ्लू आई थी, उसमें 5 करोड़ से ज्यादा अधिक लोग मारे गए थे। वो पेंडेमिक था। एबोला आया, H1N1 आया, ये सब बीमारियां थी। लेकिन इसके अंदर मोर्टालिटी रेट सबसे कम है, और हमारा इंडिया का, हिंदुस्तान का इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिसका हमें फायदा उठाना चाहिए था। ये सारी चीजें ना ही हमारे सीएम ने केंद्र सरकार प्रधानमंत्री को बताया, सिखाया, बल्कि उन्हीं का प्रवचन लेकर के हाँ भाई लॉकडाउन कर दिया जाए। लॉकडाउन हो गया, और 1 फेज से 2 फेज, 2 फेज से 3 फेज, 3 से 4 फेज तक पहुंच गया। आखिर कब तक, कब तक छुप के रहोगे? इससे लड़ना है, इससे लड़ना होगा। इससे लड़ने के लिए इकोनॉमिक को खोलना होगा, मैदान में आना होगा, और हमारे साइंस और R&D को पूरा सपोर्ट करना होगा, ताकि वो रिसर्च करके इसको बता सकें कि आखिरकार ये कैसे फैलता है और इसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें हमारे मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आई। महाराष्ट्र के अंदर 40% डेथ सिर्फ महाराष्ट्र में हुई है। 900 से 1000 अधिक तक की डेथ हो गई। 25 से 26 हजार की हमारे संक्रमित कोविड-19 से है। 70-75 हजार पूरे हिंदुस्तान में है, 25 हजार सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में है, 15 हजार सिर्फ मुंबई में है। तो ये क्या चिंता की बात नहीं है? बहुत चिंता की बात है, बहुत दुख की बात है। यही वजह है दोस्तों कि आज मैं आप सब लोगों के सामने अपना मत रख रहा हूं। क्या इस सरकार ने कोई ऑफिशियल वॉर रूम क्रिएट किया था? नहीं किया। क्या उद्धव ठाकरे ने अपने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से, हेल्थ मिनिस्टर से कोई अपडेट लिया, ग्राउंड लेवल की अपडेट लिया? नहीं लिया। हाँ, मैं जानता हूं ये होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ये एनसीपी के हैं। ये सरकार मिलीजुली सरकार है ना। तो टाइटैनिक जहाज में कप्तान बनाकर बैठा दिया गया आपको, तो आज आपको कोई तजुर्बा, एक्सपीरियंस तो है नहीं। पहली बार आप बने हो मुख्यमंत्री। आज तक के कभी आपने एक एमएलए का सीट भी नहीं लड़ा। आपको एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का कोई, आप अपनी एक पार्टी चलाते हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नॉलेज नहीं। पवार साहब जो इस पूरे महाविकास आघाड़ी के आर्किटेक्ट हैं, इनका आता पता ही नहीं। आज ये आपको कोई प्रवचन देने नहीं आ रहे कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे लोगों की सेवा करो, ऐसे लोगों को बचाओ, कैसे कंट्रोल किया जाए। आज जो फॉर्मूला आपको नहीं था, आपको आपके सवाले छोड़ दिया गया। जहाज डूबेगी तो कप्तान का नाम आएगा, कप्तान के साथ बुराई होगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही
महाराष्ट्र और केरला दोनों ही एक ही उस पे थे, लेकिन आज केरला ने कंट्रोल कर लिया सिचुएशन को। 519 से 489 उनके ठीक हो गए और वहाँ पे हमारा महाराष्ट्र ऊपर आ गया। आखिर हम केरला स्टेट से भी सीख सकते थे कि केरला जो सबसे पहले पीड़ित हुआ कोविड-19 से, क्या हम उसकी सपोर्ट नहीं ले सकते थे? ले सकते थे। अच्छे खासी क्वांटिटी में पीपीई सारी चीजें इक्विपमेंट्स आई, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। आखिरकार हमारा कहीं ना कहीं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का ही प्रॉब्लम हुआ। 2019 महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के पहले ठाकरे परिवार इस बात का बहुत घमंड करता था कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ते, हम लोग कोई पद हासिल नहीं करते, वगैरह वगैरह। बाल ठाकरे जी खुद को रिमोट कंट्रोल कहा करते थे, पर ऐसे एटीट्यूड अपनी खुद की पार्टी चलाने में, फॉलोअर्स को भड़काने में और उनके यूज करने में भले ही चल गया हो, लेकिन सरकार चलाने के लिए एक प्रशासन चाहिए, सही नीयत चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार शिवसेना बीएमसी में आज 4 दशकों से कर रही है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बने, वो आदमी जिसने कभी एक एमएलए भी का एक्सपीरियंस ना किया हो, वो आदमी जिसके लिए लीडरशिप का मतलब शिवाजी पार्क में एक सभा को संबोधित करना ही है, उस आदमी को कहां से कोई एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होगा? बाल ठाकरे जी कहा करते थे, गांधी परिवार का विरोध किया करते थे कि वो लोग सिर्फ अपने वंश को आगे बढ़ा रहे हैं। नेहरू ने इंदिरा गांधी को लाया, इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को लाया, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी आई, सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को लाया। इसकी निंदा करते थे वो। आज क्या हुआ? हाँ, आज क्या हुआ? आदित्य ठाकरे क्या अपनी पात्रता से और अपने परिश्रम से एमएलए और कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं? हिपोक्रेसी की भी हद होती है। आपने कहा, कंडेम कर दिया कि भाई वो सिर्फ अपने ही भाई भतीजे को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पहली बार एमएलए आदित्य ठाकरे 24-25 साल की उम्र में लड़े, एमएलए बन गए और सीधे कैबिनेट मिनिस्टर मिल गई। क्या ये नहीं है नेपोटिज्म? उद्धव ठाकरे जी अपनी ड्यूटी निभाने में कंप्लीटली फेल हो चुके हो। उनका हर एक डिसीजन इस बात की गवाही देता है, चाहे वो पालघर के लिंचिंग का केस हो, चाहे वो बैंड्रा में लोगों का जमा होना 3000 लोगों का, कोई भी डिसीजन उन्होंने लिया है उसका कोई फैसला नहीं हुआ। फिर अपने बीएमसी के प्रवीण परदेसी का ट्रांसफर हो, इकबाल चाहल को लाना हो, ये सारे के सारे खुद के फेलियर को ढकने के लिए किया जा रहा है। आखिर मुंबई के अकेले धारावी में ही 800 केसेस हैं, लगभग 25 मौतें हो चुकी हैं। ये महाविकास आघाड़ी जिनकी खिचड़ी सरकार ने जनता आक्रोशित है, वो ये देख रही है कि ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं हो रहा है। 3 से 4 दिन पहले मीडिया वालों ने, चैनलों ने एक प्रोग्राम चलाया जिसमें हर स्टेट के मुख्यमंत्री की केस स्टडी की गई कि वो लोग अपने स्टेट में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कैसे कैसे कदम उठाए हैं। इसी की रेटिंग एक आई थी 3-4 दिन पहले, जिसमें मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे को भारत में सबसे नीचे का रेटिंग मिला है। और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि वही रेटिंग में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को सबसे हाईएस्ट रेटिंग मिला है। आखिर क्यों? आप सरकार 2 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ की आबादी को खाना खिला रही है, उनके घर में फ्री राशन पहुंचा रही है, और सामानों का किट पहुंचा रही है, पेंशन बढ़ा रही है। गवर्नमेंट स्कूल को सरकार ने प्रवासियों के लिए घर बना दिया है, वहां रहने के लिए। बहुत से प्रवासियों को उन्होंने उनके घर भी भेज दिया है। कोविड-19 का केयर सेंटर बना दिया गया है, स्पेशल केयर सेंटर है। आए दिन मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जनता को खुद एड्रेस करते हैं, अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं। नंबर ऑफ टेस्टिंग डे बाय डे 500 से 5000 तक पहुंचा दिया गया। डॉक्टरों को 5 स्टार होटल में स्पॉन्सर किया गया, उनको ठहराया गया, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए 1 करोड़ की एक्स ग्रेशिया दिया जा रहा है। जो भी कोरोना से कोविड से पीड़ित होकर के डॉक्टर या नर्सेस का ध्यान होगा, उनकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए का ग्रेशिया दिया जाएगा। सारे काम किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सारे एमएलए, मंत्री, कॉर्पोरेटर्स, राज्यसभा एमपीज सब आपको ग्राउंड पे, और वर्कर्स सब आपको ग्राउंड पे दिखेंगे, लोगों की सेवा करते हुए दिखेंगे। पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारियों का सपोर्ट में खड़े हुए हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं उनको उनके साथ खड़े हैं। ये सब का 5% भी हमारी महाराष्ट्र सरकार ने दिखाया नहीं काम करके। उद्धव ठाकरे जो अपनी कुर्सी बचाने में के प्रोसेस में ही लगे हुए हैं। बहुत दुख की बात है कि आज मुख्यमंत्री की नाकामयाबी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पूरे राज्य को सफर करना पड़ रहा है। मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि हमारा महाराष्ट्र को पूरे भारत और सारी मानवता को इस मुश्किल से निकाले और हमारी सुरक्षा करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।